Good morning, students. Today I will start your SST class online. Dear students, today we will revise our chapter number 4, the Southern Plateau. So let's start the revision. Dear students, in our chapter number 4, our first word meaning is plateau. Plateau. Plateau means pathar. Second is river. River. River means nadi. Third is altitude. Altitude. Altitude means samudra tal se ऊंचाई. Fourth is soil. Soil. Soil means मिट्टी. Fifth है mountain. Mountain. Mountain means पर्वत. Sixth है region. Region. Region means क्षेत्र. Seventh है important. Important. Important means महत्वपूर्ण. Eighth है minerals. Minerals. Minerals means खनिज. Ninth है waterfall. Waterfall. Waterfall means झरना. 10th है लोकेशन. Location. लोकेशन मीन्स स्थान. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम रिवाइज करते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज. और एक्सरसाइज नंबर ए इज टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, ए डैश इज ए हाई लैंड विद ए फ्लैट टॉप. क्या है? एक ऊंची उठी हुई लैंड जिसका टॉप फ्लैट है. आंसर है ऑप्शन बी प्लेट्यू. PLATEAU. प्लेट्यू. ए प्लेट्यू इज ए हाई लैंड विद ए फ्लैट टॉप. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज द रिवर ऑफ द डैश आर रेन फीड. कौन सी रिवर है जिसके अंदर बारिश के मौसम में ही पानी अवेलेबल होता है? आंसर आएगा ऑप्शन ए दक्कन. DECCAN. दक्कन. द रिवर ऑफ द दक्कन आर रेन फीड. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द साउदर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय द डैश रिवर. कौन सी नदी के द्वारा जो साउदर्न प्लेट्यू है उसको दो भागों में बांटा जाता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट. नर्मदा. NARMADA. नर्मदा. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज डैश इज कॉल्ड द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया. किसे इंडिया का खनिज राज्य कहा जाता है, खनिज पदार्थों का स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. झारखंड. झारखंड इज कॉल्ड द मिनरल स्टेट ऑफ इंडिया. नाउ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग डैश. क्या ग्रो करने के लिए ब्लैक सॉइल गुड होती है? ऑप्शन सी इज करेक्ट. कॉटन. COTTON. कॉटन. Now our exercise number B is fill in the blanks. Question number first is the Central Highland have dash in the northwest. Central Highland जो है उसके नॉर्थ वेस्ट में क्या स्थित है? विंध्या रेंज. VINDHYA. विंध्या RANGE रेंज. The Central Highlands have Vindhya range in the northwest. Now our question number second is the dash lies to the south of the Satpura mountains. क्या है जो सतपुरा माउंटेन्स के साउथ में स्थित है? दक्कन प्लेट्यू. DECCAN. दक्कन. PLATEAU. प्लेट्यू. नाउ और क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द डैश प्लेट्यू हैज ब्लैक सॉइल. कौन से प्लेट्यू की ब्लैक सॉइल है? मालवा. MALWA. मालवा. द मालवा प्लेट्यू हैज ब्लैक सॉइल. नाउ और क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन डैश इंडिया. जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इंडिया के कौन से पार्ट में स्थित है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज लोकेटेड इन ईस्टर्न. EASTERN. ईस्टर्न. PART. पार्ट ऑफ इंडिया. नाउ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज द साउदर्न प्लेट्यू लाइज टू द डैश ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. जो साउदर्न प्लेट्यू है वो नॉर्दर्न प्लेन्स की कौन सी साइड में स्थित है? साउथ में. SOUTH. साउथ. और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर सी इज गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग. ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनके लिए एक वर्ड का आंसर देना है. अब फर्स्ट स्टेटमेंट इज द सॉइल गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स. कौन सी सॉइल है जो कॉटन, शुगर केन और ऑयल सीड्स ग्रो करने के लिए अच्छी है? ब्लैक. BLACK. ब्लैक. सेकेंड क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द मालवा प्लेट्यू. किस प्रकार की सॉइल मालवा प्लेट्यू के अंदर पाई जाती है? ब्लैक. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज आई एम ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. मुझे टेबल लैंड भी कहते हैं. इसका आंसर लिखेंगे प्लेट्यू. PLATEAU. प्लेट्यू. क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज प्लेट्यू सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट. कौन सा प्लेट्यू है जो वेस्टर्न घाट से और ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है? दक्कन. DECCAN. दक्कन. और एक्सरसाइज नंबर डी इज राइट T for true and F for false statement.
और फर्स्ट स्टेटमेंट इज द छोटा नागपुर प्लेट्यू इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में स्थित है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड इज द मालवा प्लेट्यू हैज एलुवियल सोइल। मालवा प्लेट्यू के अंदर एलुवियल सोइल पाई जाती है। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट इज द मालवा प्लेट्यू इज स्प्रेड इन द 3 स्टेट्स। जो मालवा प्लेट्यू है वो 3 राज्यों में विस्तृत है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन है द सेंट्रल हाईलैंड लाइज बिटवीन द अरावली एंड द विंध्या रेंज। जो सेंट्रल हाईलैंड है वो अरावली और विंध्या रेंज के बीच में स्थित है। ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर ई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द लोकेशन ऑफ साउदर्न प्लेट्यू। आंसर है द साउदर्न प्लेट्यू लोकेटेड बिटवीन 2 माउंटेन रेंज एंड द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। जो साउदर्न प्लेट्यू है वो 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में और ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में स्थित है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन हाउ मैनी पार्ट्स द साउदर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड, नेम देम। कितने पार्ट्स में साउदर्न प्लेट्यू को डिवाइड किया गया और उनके क्या नेम है? आंसर लिखेंगे द साउदर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। साउदर्न प्लेट्यू को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड, सेकंड इज द दक्कन प्लेट्यू। कौन कौन से पार्ट्स हैं साउदर्न प्लेट्यू के? द सेंट्रल हाईलैंड एंड द दक्कन प्लेट्यू। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज विच इंडियन स्टेट लाइज इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जो छोटा नागपुर प्लेट्यू में स्थित हैं? तो लिखेंगे फर्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़, सेकंड इज झारखंड, CHHATTISGARH छत्तीसगढ़ एंड JHARKHAND झारखंड। वाई मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो ईस्टवर्ड इन द दक्कन प्लेट्यू। आंसर लिखेंगे द दक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, सो मोस्ट ऑफ द रिवर फ्लो ईस्टवर्ड इन द रीजन। जो दक्कन प्लेट्यू है वो ऊंचा है वेस्टर्न साइड से और उसका स्लोप ईस्टर्न साइड में है, यानी कि ईस्टवर्ड उसका स्लोप है। इसी के कारण स्लोप के अकॉर्डिंग रिवर्स फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड। इस क्षेत्र के अंदर क्या लिखेंगे? द दक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट। द वेस्ट में ये ऊंचा है और स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। स्लोप जो है इसका ढाल जो है वो ईस्टवर्ड है। सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लो ईस्टवर्ड इन द रीजन। इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर स्लोप ईस्टवर्ड होने के कारण बहुत सारी जो रिवर्स हैं वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच सोइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन कल्टीवेशन। वाई, कौन सी सोइल कपास की खेती के लिए सबसे अधिक होती है और क्यों? अधिक अच्छी होती है, सुटेबल होती है और क्यों? आंसर लिखेंगे द ब्लैक सोइल इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन बिकॉज सोइल आर वेरी फाइन ग्राइंडेड एंड डार्क एंड वेरी फर्टाइल। क्योंकि ब्लैक सोइल जो है वो बहुत अच्छी तरह से ग्राइंडेड होती है, डार्क होती है और बहुत अधिक उपजाऊ होती है। इसीलिए कॉटन की जो फसल है वो ब्लैक सॉइल के अंदर उगाई जाती है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड and you learn completely this chapter. Thank you. Good morning all of you. Today I will start your science class online. Dear student, today we will discuss question answer of chapter 4. So let's start. Chapter 4, where animals live, adaptations, word meaning, habitat, आवास, crawling, 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 रेंगना. Third is adaptation, रूपांतरो, hooves, 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 खुर, nostril, NOSTRILS, nostril. Sixth is arboreal animals, arboreal animals, पेड़ पर रहने वाले जानवर. Seventh is limbs, 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 अंग. Claws, 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 पंजे. Aerial animals, हवा में रहने वाले जानवर. Amphibians, उभयचर. Question answer. Question first, why do animals need to adapt? Animals को क्यों जरूरत होती है किसकी? Adapt. Because adaptation help them to live and grow in their environment. जो adaptation होता है वो किसमें help करता है? Live and grow in their environment. Question second, what are some adaptive features of a camel? Camel के कुछ adaptive features बताने हैं. Answer, camels are adaptive to live in a hot deserts. किसमें पसंद रहना करता है camels? hot desert में. Question third, how does camouflage protects animals?
कैमोफ्लैग कैसे प्रोटेक्ट करता है एनिमल्स को? आंसर, कैमोफ्लैग इज द एबिलिटी टू ब्लेंड इनटू द सराउंडिंग एनवायरमेंट, SURROUNDING, सराउंडिंग एनवायरमेंट, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट. Thank you, student. I hope you understand. You also learn and write these questions in your fair notebook. Thanks. Good morning to all of you. Let we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we revised our chapter number 5. Today we will revise our chapter number 6. So let's start. Chapter number 6, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में रिवीजन करेंगे. नाउ फर्स्ट इज फैक्टर. इफ ए स्मॉलर नंबर डिवाइड्स ए लार्जर नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग इन रिमाइंडर. स्टूडेंट्स, यदि एक स्मॉलर नंबर लार्जर नंबर को एग्जैक्टली मीन्स पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 बचता है, देन स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर. जो स्मॉलर नंबर होता है वो लार्जर नंबर का फैक्टर कहलाता है. स्टूडेंट, फैक्टर हम 2 टाइप से फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड डिवीजन. मल्टीप्लिकेशन से फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 25. 25 के फैक्टर्स फाइंड करनी है बाय मल्टीप्लिकेशन मेथड से. या हम चेक करेंगे 25 कब कब आता है. 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तब आएगा 25. मिस 25 किस किस के टेबल में आता है? 1 की टेबल में आएगा 25 नंबर पे. नेक्स्ट 2 की टेबल में नहीं आता है, 3 की में भी नहीं आता है 25, 4 की में नहीं आता है, 5 की में आता है. 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तब आएगा 25. नेक्स्ट 6, 7, 8 ऐसे किसी की टेबल में नहीं आता है, लास्ट में 25 की टेबल में आएगा. मीन्स 25 के फैक्टर्स है, फैक्टर्स ऑफ 25 इज इक्वल टू 1, 5. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 5 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, हमें सिर्फ 1 टाइम ही राइट करना है. नेक्स्ट इज 25. नाउ स्टूडेंट, डिवीजन मेथड से 25 के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहले 25 को डिवाइड करेंगे 1 से, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है. 2 पे जाएगा 2, 0. नेक्स्ट डिजिट 5 को नीचे लेके आएंगे. अब 5 पे जाएगा 5, 0. या रिमाइंडर 0 मीन्स 125 का फैक्टर है. नेक्स्ट 25 कंप्लीट 5 से डिविजिबल होगा, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे. 5 5 ज़ा 25 माइनस 0, 0. नेक्स्ट किसी भी नंबर से 25 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 25 को 25 से डिवाइड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, 25 के फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 बाय डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड से 1, 5 and 25. I think students you understand. Now we do next question. Question number 2. Find the common factor and SCF of 5 and 10. Student, 5 और 10 के हमें कॉमन फैक्टर्स और SCF फाइंड आउट करना है. पहले हम 5 और 10 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. फैक्टर्स ऑफ 5 मीन्स 5 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में आता है और उसके बाद 5 की में आता है. ना फैक्टर्स ऑफ 10 किस किस की टेबल में आता है? 1 की में आता है, 2 की में आता है, उसके बाद 5 की में आता है और लास्ट में 10 की में आता है. नाउ कॉमन फैक्टर्स, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 दोनों में है, 5 भी दोनों में है, तो कॉमन फैक्टर है यहाँ पे 1 and 5. नाउ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर में सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है? 5. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5. आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड. कॉमन फैक्टर जो नंबर दोनों में कॉमन हो वो राइट करेंगे, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट नंबर है उसको राइट करेंगे. नाउ वी डू मल्टीपल्स. मल्टीपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स. मल्टीपल्स 2 या मोर नंबर्स की प्रोडक्ट होती है. मीन्स फैक्टर में हम ये देखते हैं क्वेश्चन में गिवन नंबर किस किस की टेबल में आता है, और मल्टीपल्स में हमें गिवन नंबर की टेबल राइट करनी होती है. नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें 5 और 7 गिवन है, इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करने हैं. मीन्स हमें 5 और 7 की टेबल 5 तक राइट करनी है. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25. ये 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है. नाउ सेम इसी तरह हमें 7 की भी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स राइट करनी है. मीन्स 7 की टेबल 5 तक राइट करनी है. ये 7 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है. आई थिंक यू अंडरस्टैंड. नाउ वी डू नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 2.
फाइंड द कॉमन मल्टीपल्स एंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें 6 और 8 के कॉमन मल्टीपल्स और एलसीएम राइट करना है। सबसे पहले हम 6 और 8 के मल्टीपल्स राइट करेंगे। मल्टीपल्स ऑफ 6 में 6 की टेबल राइट करेंगे यहाँ पे। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 8 की टेबल राइट करेंगे। अब इन दोनों में कॉमन है 24, 48, कॉमन मल्टीपल्स है 24 एंड 48। नाउ एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मीन्स कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 24। एचसीएफ में हमें कॉमन फैक्टर में से सबसे बड़ा नंबर राइट करना होता है और एलसीएम में हमें कॉमन मल्टीपल्स में से सबसे छोटा नंबर राइट करना होता है। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन। इफ ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ए प्राइम नंबर देन द फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। यदि एक नंबर के सभी फैक्टर्स प्राइम नंबर है तब फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स कहलाते हैं। मीन्स कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में राइट करना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मेथड से फाइंड आउट किया जा सकता है। फर्स्ट इज डिवीजन मेथड, सेकंड इज फैक्टर ट्री मेथड। नाउ वी फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 36 बाय फैक्टर टी मेथड एंड डिवीजन मेथड। पहले हम डिवीजन मेथड से फाइंड आउट करेंगे। 36 को पहले हम 6 को लिस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं, मीन्स इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक 1 एक इटसेल्फ नंबर। 36 को लिस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 9 जा 18, 9 2 की टेबल में नहीं आता है। अब नेक्स्ट लिस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 3 से। 3 3 जा 9, 3 अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3। डिवीजन मेथड में स्टूडेंट तब तक डिवाइड करेंगे तब तक कि क्वेश्चन 1 नहीं बन जाता। नाउ प्राइम फैक्टर यहाँ पे होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। आई थिंक स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड 36 के डिवीजन मेथड से प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होते हैं। नाउ 36 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे फैक्टर ट्री मेथड से। स्टूडेंट्स ये दोनों मेथड सेम है, सिर्फ इसमें फिगर का डिफरेंस है। सबसे पहले हम सर्कल के अंदर 36 को राइट करेंगे, स्क्वायर में हम 5 फैक्टर्स को राइट करेंगे और सर्कल के अंदर उसके बाद डिवाइड होके आता है उस नंबर को राइट करेंगे। नाउ ये किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है? 2 से। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। नेक्स्ट अगेन ये 2 से डिविजिबल है। 2 2 9 जा 18, 9 अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3। फैक्टर 3 मेथड में भी हम तब तक डिवाइड करते हैं तब तक क्वेश्चन 1 नहीं बन जाता। नाउ प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। फैक्टर 3 मेथड और डिवीजन मेथड से दोनों मेथड बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें फिगर का डिफरेंस है। फैक्टर 3 मेथड में इसकी फिगर एक ट्री की जैसी होती है। इसमें सबसे पहले सर्कल के अंदर नंबर को राइट करते हैं, फिर उसके बाद 2 बॉक्सेस बनाते हैं, एक स्क्वायर बॉक्स और दूसरा सर्कल। स्क्वायर बॉक्स के अंदर प्राइम फैक्टर्स को राइट करते हैं और सर्कल के अंदर प्राइम फैक्टर से डिवाइड होने के बाद जो नंबर आते हैं उनको राइट किया जाता है। स्क्वायर बॉक्स के अंदर प्राइम फैक्टर्स को राइट इसलिए करते हैं ताकि इनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। I think students you understand. So students you revise chapter number 6 from your book. Thank you students. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों हम आ गए थे रिवीजन में पार्ट 7 पर और आज की वीडियो में हम करेंगे पार्ट 7 और 8 का रिवीजन। पहले हम करेंगे पार्ट 7 के शब्दार्थ। विलक्षण, बहुत से अच्छे गुणों वाला, उन्नति, तरक्की, मार्ग, रास्ता, अपंग, अंग से हीन, श्वेत, सफ़ेद, श्याम वर्णीय, काले रंग वाला, शुल्क, पढ़ने आदि की फीस, अभाव, कमी, आघात, चोट, अथक, जो कभी न थके, प्रबल, तेज या अधिक, प्रतिभा, तेज बुद्धि, बाधा, रुकावट, निर्णय, फैसला,
उपलब्धि, प्राप्ति, अतिथि, मेहमान। इसके बाद आ गए हमारे लिखित प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। विल्मा ने कौन से सन में आत्मकथा लिखी? तो यहाँ आएगा 1977 में। विल्मा ने ओलंपिक खेल में 3 स्वर्ण पदक कब जीते? इसका उत्तर होगा 1960 में। विल्मा को किस देश के उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन चैंप में भाग लेने के लिए चुना? तो यहाँ आएगा अमेरिका के। विल्मा रुडोल्फ का जन्म कब हुआ? इसका उत्तर होगा 23 जून 1940 को। अगला प्रश्न है, सही वाक्य पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाओ। विल्मा ने सन 1977 में आत्मकथा लिखी। ये वाक्य सही है, यहाँ सही का निशान लगेगा। आगे है, विल्मा के जीवन से हमें जीने की प्रेरणा मिलती है। ये वाक्य भी सही है। विल्मा के माता पिता अमीर थे। ये वाक्य गलत है, वो लोग बहुत गरीब थे। ये गलत वाक्य है। विल्मा बचपन से ही विकलांग थी। ये वाक्य भी सही है, यहाँ सही का निशान लगेगा। अगला वाक्य है, विल्मा कुछ समय बाद अपने पैरों पर चलना सीख गई। ये वाक्य सही है, यहाँ भी सही का निशान लगेगा। इसके बाद है, सही मिलान कीजिए। विल्मा का जन्म 23 जून 1940। माता पिता गरीब थे। स्वर्ण पदक 3 जीते थे। आत्मकथा 1977 में लिखी थी। और उपराष्ट्रपति कौन थे? ह्यूबर्ट हेम्फ्री। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। विल्मा के जन्म के समय कौन सी नीति जोरों पर थी? इसका उत्तर होगा, विल्मा के जन्म के समय रंग भेद की नीति जोरों पर थी। अगला प्रश्न है, विल्मा ने कठिनाइयों पर किस तरह विजय प्राप्त की? इसका उत्तर होगा, विल्मा ने साहस, धैर्य और सच्ची लगन से कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न है, विल्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? इसका उत्तर होगा, विल्मा का जन्म 23 जून 1940 को अमेरिका में हुआ। 23 जून 1940 को अमेरिका में हुआ। अगला प्रश्न है, विल्मा के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? इसका उत्तर होगा, विल्मा के जीवन से हमें कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा मिलती है। अगला प्रश्न है, विल्मा कौन कौन सी बीमारियों से ग्रस्त थी और क्यों? इसका उत्तर होगा, विल्मा चेचक, निमोनिया, गलगंड, लाल बुखार जैसी बीमारियों से उचित देखभाल न होने के कारण ग्रस्त हो गई। अगला प्रश्न है, विल्मा की बहन कौन थी? वह कौन सा खेल खेलती थी? इसका उत्तर होगा, विल्मा की बहन योलांडा बास्केटबॉल खेलती थी। अब हम करेंगे पाठ 8 के शब्दार्थ। तेज, तीव्र, अड़ता, रुकता, तनिक, जरा सा, फिक्र, चिंता, पागुर, जुगाली या चारा चबाने की प्रक्रिया। कोहलू, तेल निकालने की ग्रामीण मशीन। गढ़ते, बनाते, भेद, रहस्य, ज्ञान, शिक्षा, ढब, तरीका। गजब, विचित्र, कोरे, खाली, माया, झूठा भ्रम। मंतिक, विद्वान, तर्क, दलील या विवेचना। Good morning students. So this is for class 4th chapter 4 Dharma and Kapat. So let us first do the word meanings of this chapter. First word meaning is thorny, means full of thorns, prickly. Next is ancient. Ancient means old, purana, treasure,
treasure means huge amount of money यानी कि खजाना. greedy means temptation ridden यानी कि लालची. hollow means a big hole, एक बहुत बड़ा सा hole. wigged means cunning. pretended means made a false excuse, झूठा बहाना बनाया. pleaded means requested. trick means crafty plan. Now let us do the MCQs. So first question is Dharma and Kapat were two. Answer is merchants. Next question is the two ancient boxes were full of dash coins. Answer is gold coins. Next question is Kapat wanted to go near the dash tree. Answer is banyan tree. Next is Dharma chose himself to be punished by dash. Answer is fire. Now let us do the true false of this chapter. So first question is the two merchants decided to hide their treasure boxes. This is true. Next is the judge ordered his officers to arrest Dharma. Answer is true. A familiar voice came out from the trunk of a tree. So this is false. Next is Kapat was punished for his wicked tricks. Answer is true. Now let us do part C, that is fill in the blanks. So first is Dash wanted both the ancient boxes for himself. Answer is Kapat. Next is Kapat complained to the city dash about the lost treasure. Answer is judge. To the city judge. Next is the father of Kapat pretended as a dash. Answer is goddess. The father of Kapat pretended as a goddess. Last fill-up is Dharma lit a fire at the bottom of the dash tree. Answer is people. Dharma lit a fire at the bottom of the people tree. Now let's do the question answers. So first question is what Kapat had in his mind. Answer is hidden treasure. Next question is who pretended to be the goddess of forest. Answer is Kapat's father यानी कि Kapat के father. Last question is who was wicked and greedy. Answer is Kapat. E part is where were Dharma and Kapat going. They were going to distant lands. Answer is they were going to distant lands. Next question is what did they find one day. एक दिन उन्हें क्या मिला. Answer is they found two ancient boxes. उन्हें दो पुराने boxes मिले. Next question is where do they hide the treasure boxes in the forest. उन्होंने जंगल में treasure boxes को कहाँ छुपाया. Answer is they hid the boxes in the hollow of an old banyan tree. Now let's do the F part question answers. So first question is what does Kapat complain the city judge about Dharma. And the answer of this question is Kapat complains to the city judge that Dharma had robbed his treasure and should be sent to prison. Answer is Kapat complains to the city judge that Dharma had robbed his treasure and should be sent to prison. Next question is why could the judge not decide the case. Answer is the judge could not decide the case in absence of any evidence. Now last question is how does Dharma prove himself innocent. Answer is Dharma falls on his knees and pleads to make him pass through the fire. Thus he proved himself innocent.
So, students, please do the question answers and book exercise for your exam preparation. Thank you.